नमस्कार। मैं आरपी जायसवाल और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव। आज हम आपको एक ऐसे क्राइम के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। यह एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस केस में ना कोई गवाह ना कोई सबूत पुलिस के लिए एक चुनौती थी। लोगों की भीड़, लोगों का सड़क पर उतरना, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, यहाँ तक कि पुलिस अफसरों का तबादला भी कर दिया गया इस केस की वजह से। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है तो क्राइम भी स्वाभाविक से ज़्यादा ज़्यादा होगा। जनसंख्या ज़्यादा है, एफआईआर भी ज़्यादा दर्ज होती हैं। यह मामला है उत्तर प्रदेश में एक जगह है अमरोहा। बहुत ही मशहूर जगह है। अमरोहा में एक गांव है बावन खेड़ी। यह कहानी उस बावन खेड़ी गांव के लिए एक रिकॉर्ड बन गई। बावन खेड़ी गांव में एक परिवार रहता था। उसकी बेटी, उस परिवार में बेटी थी, उसका नाम था शबनम। शबनम एक पढ़े लिखे घर से थी। उसके वालिद स्कूल में टीचर थे। दो भाई थे, माता पिता। बड़ा ही सामर्थ्य परिवार था। शबनम कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। शबनम का स्वभाव एकदम अलग था। शबनम के साथी जो उसके साथ पढ़ाई कर रहे थे गरीब परिवार से थे। शबनम उनकी फ़ीस भी जमा करती थी, गरीब लोगों की मदद भी करती थी। शबनम का नेचर एकदम अलग था, एकदम अलग छवि थी उसकी। उस समय उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष रही होगी। कॉलेज छोड़ने के बाद शबनम स्कूल में ही पढ़ने लगी थी। शबनम ने डबल एमए किया था। स्कूल में पढ़ाने के दौरान उस बावनखेड़ी गांव में ही एक शख्स से उसकी मुलाकात होती। उसका नाम सलीम था। शबनम और सलीम में ज़मीन आसमान का अंतर था। शबनम एक पढ़े लिखे परिवार से, अमीर घराने की थी। सलीम कक्षा 5 तक पढ़ा हुआ, गरीब परिवार से, किसी तरीके काम करके अपना जीवन यापन कर रहा था। शबनम को सलीम से प्यार हो जाता है और जब ये बात शबनम के घर वालों को पता चलती है तो वो इसके विरोध करते हैं। शबनम के रिश्ते से खुश नहीं थे। शबनम और सलीम के शादी के खिलाफ थे उनके घर वाले। लेकिन कहा जाता है प्यार अंधा होता है। शबनम और सलीम ने किसी चीज़ की चिंता नहीं की, न परिवार की, न समाज की, न रिश्तेदारों की, बल्कि अपने रिश्ते को परवान चढ़ाते गए और लगातार प्रयास भी करते रहे कि घर वाले मान जाएं। लेकिन घर वाले माने नहीं। इसी दौरान 14 अप्रैल 2008 की एक रात आती है जो ना सिर्फ अमरोहा बल्कि बावनखेड़ी गांव के लिए एक यादगार बन गई। आज 14 साल हो गए उस घटना को, लेकिन आज भी बावनखेड़ी गांव के लोग उस घटना को भूले नहीं। आज तक उस शबनम के बाद बावनखेड़ी गांव के लोगों ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। ये इस राज की कहानी की वजह से।
14 अप्रैल 2008 की रात थी। अचानक एक पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करता है और सूचना देता है कि मेरे घर के सामने जो घर है उस घर में कई लाशें पड़ी हैं। हसनपुर थाना लगता है। पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि उस घर में 7 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया गया था। उन 7 लोगों में शबनम के माता पिता, शबनम के 2 भाई, शबनम की भाभी, उसकी एक मौसी की लड़की और एक 7 महीने की बच्चा था जो भतीजा था शबनम का, उसकी लाश। सभी के ऊपर कुल्हाड़ी से चोट के निशान थे। कुल्हाड़ी से उन्हें मारा गया था और एक तरह वो बैठकर शबनम बेतहाशा रोए जा रही थी। स्वाभाविक सी बात है, जिसके घर के 7 लोगों की हत्या हो जाए उस पर क्या गुजरेगी। सभी को उसके साथ हमदर्दी थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शबनम की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उससे पूछताछ किया जाए, लेकिन पुलिस के साथ भी मजबूरी थी। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ किया। शबनम ने बताया कि वो छत पर थी और छत से कुछ लोग चोर टाइप के आए, घर में दाखिल हुए और उन्होंने पूरे घर वालों को मार डाला। अगले दिन जब होता है, पूरे इलाके में जब यह बात चारों तरफ फैलती है, हर तरफ गुस्सा और गम दोनों था। लोग सड़क पर उतर रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कि एक ही घर में 7 लोगों की हत्या हो गई, पुलिस कुछ कर नहीं पाई। बात लखनऊ तक पहुँचती है। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी मायावती जी। मीडिया में खबर आती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि मायावती खुद उस 52 खेड़ी गांव में उस घटना स्थल पर जाती हैं, शबनम से मिलती हैं, गांव वालों से मिलती हैं। शबनम उस परिवार में अकेली बची थी, तो अनुदान के रूप में वहाँ खड़े होकर वो शबनम को 5 लाख रुपए देने का ऐलान करती हैं और लखनऊ लौट जाती हैं। मौजूदा थाना अध्यक्ष जिसमें घटना हुई, सज़ा के तौर पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और दूसरे अफसर को जांच के लिए भेजा जाता है। चूँकि लोगों में गुस्सा था, शबनम से पूछताछ नहीं की जा सकती थी, पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन शुरू की। तब तक सब नॉर्मल हो, पुलिस ने अपने तरीके से शुरुआती जांच किया। उसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट आते ही पुलिस के सोचने का नज़रिया बदल जाता है। रिपोर्ट में 7 लोगों में किसी के हत्या होने के समय विरोध के सिम्टम नहीं मिले। जब उनके ऊपर हमला हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिपोर्ट में इन लोगों को कोई पॉइजन दिया गया था। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चोर घर में चोरी करने आएगा तो चोरी करेगा, हत्या करेगा, जहर नहीं खिलाएगा किसी को। जहर धोखे दिया जाता है, ताकर नहीं। पुलिस शबनम का शुरुआती जो उन्होंने बयान दिया था उस पर नए सिरे से जांच शुरू करती है। शबनम ने बताया था कि छत के रास्ते से कुछ लोग आए थे और हत्या किए थे। पुलिस शबनम के छत पर जांच देखती है। शबनम के छत के चारों ओर 14 फीट ऊंची दीवार थी, जिस पर बिना सीढ़ी के, बिना किसी रस्सी के, अन्य चीज़ों के चढ़ना नामुमकिन था। हर तरफ से उस घर की छत की ऊंचाई 14 फीट थी।
वहाँ पर पुलिस देखती है सीढ़ी का कोई निशान नहीं, उस दीवार पर चढ़ने का कोई निशान नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक प्लास्टिक की पाइप जिससे बरसात में उस छत के पानी जाता था, वही थी। उसके सहारे कोई 50 किलो का भी आदमी अगर उस पर चढ़े तो पाइप सहित नीचे चला जाएगा। उस दीवार पर भी कोई निशान नहीं था। चूँकि पड़ोसी ने जो सूचना दिया था उसने बताया था कि जीने का जो दरवाज़ा था वो भी बंद था जब वो लोग घर में आए। मेन गेट भी बंद, सीढ़ी का दरवाज़ा भी बंद। अब जिस घर में 7 लोगों की हत्या हो गई हो, वो अपने इतने होश में नहीं रहेगा कि वो जाकर सीढ़ी पर दरवाज़ा बंद करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए सवाल खड़ा कर रही थी। और एक बात स्पष्ट थी कि जो भी हत्या किया था वह ज़बरदस्ती घर में नहीं आया था, फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, जो भी मारा गया धोखे से मारा गया। एक सवाल यह भी था कि जब सारे लोग मारे गए, सारे लोगों ने वही खाना खाया था, उनके खाने में जहर था, तो शबनम ने भी वो खाना खाया होगा, तो शबनम क्यों नहीं मरी? और अगर शबनम ने वो खाना नहीं खाया तो आखिर क्यों नहीं खाया? एक प्रश्न खड़ा हो रहा था। तो इसके बाद पुलिस ने शबनम पर जांच शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने शबनम का मोबाइल डिटेल खंगाला, कॉल डिटेल। कॉल डिटेल में जांच करने से पता चला कि जिस दिन हत्या हुई उस दिन शबनम ने सलीम को 55 कॉल किए थे, और वारदात से 5 मिनट पहले की एक कॉल, और वारदात हत्या होने के 5-10 मिनट बाद, ये दोनों लास्ट कॉल थी। उस पूरे महीने में शबनम और सलीम के बीच करीब 900 कॉल की गई थी। वारदात से पहले की गई कॉल तो ठीक था, लेकिन हत्या होने के बाद 5-10 मिनट बाद सलीम को फ़ोन करना, पुलिस को सूचना न देना। पुलिस को सूचना उसके पड़ोसी ने दिया था, पड़ोसी को उसने चीख के बुलाया था। ये सब सवाल पुलिस के सामने थे। इधर लोगों में शबनम के लिए हमदर्दी बहुत थी, उधर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था पुलिस प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर। लखनऊ में मुख्यमंत्री ऐलान करने वाली थी कि शबनम उस परिवार में इकलौती बची है, 5 लाख रुपए उसे शबनम को देंगी। जैसे ही यह बात पुलिस तक पहुंचती है तो जो इस केस के आईओ थे, आरपी गुप्ता, जो मुख्य इंचार्ज थे इस केस के, वो कहते हैं कि मत कीजिए ऐसा। जाहिर सी बात है कि वो लगभग सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमें 48 घंटे का वक्त दिया जाए, और 48 घंटे के बाद आप खुद शबनम को 5 लाख रुपए लाकर दे दीजिएगा। मायावती और उनका सचिवालय मान जाता है। 48 घंटे की मोहलत दी जाती है। पुलिस कॉल डिटेल खंगालने के बाद सीधे सलीम के पास पहुंचती है, क्योंकि पुलिस देखती है कि सलीम और शबनम के बीच वारदात के दिन 55 कॉल हुई थी। सीधा सलीम के पास पहुंचती है। पुलिस सलीम को उठाती है और अपने अंदाज में सलीम से पूछताछ करती है। थोड़ी देर बाद सलीम खुल जाता है और फिर पूरी कहानी पुलिस को सुनाता है। कहानी यह थी कि इन दोनों के रिश्ते से घर वाले खुश नहीं थे। इनकी नाराज़गी की वजह से उन दोनों को मालूम था कि कभी शादी नहीं होगी। और जब यह हादसा हुआ उसके बाद अगले 2-3 दिन शबनम की तबीयत लगातार ख़राब होने लगी थी। लगातार रोते रहना दिन भर। पूरी फैमिली में कोई बचा नहीं था उसका गम। डॉक्टर को बुलाया गया, चेकअप हुआ,
इस चेकअप के दौरान पुलिस को एक रिकॉर्ड मिलती है कि शबनम प्रेग्नेंट है। उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा था। सलीम बताता है कि अगर ये बात उसके घर वालों को पता चलती तो क्या होता। इस पूरे मामले में जो इंस्पेक्टर थे आरपी गुप्ता, जो जांच कर रहे थे, उन्होंने सलीम से पूछा तो सलीम ने कहा कि घर वाले शादी के खिलाफ थे, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए शबनम ने और हमने मिलकर ये फैसला किया। मैं जहर ले आया, शबनम ने दरवाज़ा खोला, सबको रात में खाने के बाद चाय दी गई, उस चाय में जहर मिलाया गया। सब ने चाय पी। 7 महीने का जो बच्चा था, जाहिर सी बात है वह चाय नहीं पीता, तो उसका गला घोंटकर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया। लगातार ये सब होने के समय शबनम साथ में थी। शबनम सब देख रही थी, अपने ही घर वालों को अपने सामने मरते। और जब यकीन हो गया कि सब मर चुके हैं, शबनम ने दरवाज़ा खोला, सलीम को घर से बाहर भेजा और वापस घर में आई। वापस आने के बाद वो अचानक बहुत तेज़ी से चीखती है। पड़ोसी तक आवाज़ जाती है, पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी के ज़रिए यह खबर पुलिस तक पहुंचती है। अब पुलिस के लिए प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ लोगों का दबाव, गुस्सा, शबनम के साथ हमदर्दी कि पूरे गांव में इतना बड़ा क्राइम हो गया, पुलिस कुछ कर नहीं पाई। पुलिस शबनम के साथ ज़बरदस्ती पूछताछ नहीं कर सकती थी, बिना सबूत के हाथ नहीं डाल सकती थी, मामला उल्टा हो जाता, कुछ भी हो सकता था। ये सारी चीज़ें एक तरफ, फिर वो सारी जांच तथा सलीम के बयान के बाद फिर और कोई रास्ता नहीं बचा था पुलिस के लिए। पुलिस शबनम के पास पहुंचती है, शबनम और सलीम का आमना सामना कराया जाता है। शबनम लगभग समझ जाती है कि सलीम ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, तो लिहाजा शबनम के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। शबनम भी अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है कि हाँ, चूँकि हम प्यार करते थे और घर वाले इस प्यार में रोड़े थे, इसलिए सबको मार डाला। तो वह 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। डर था कि घर वालों को पता चलेगा इस बारे में तो घर वाले क्या करेंगे, तो इससे अच्छा है कि इन सबको रास्ते से हटा दिया जाए। सारे सबूत थे। फिर ये मामला कोर्ट में गया, क्योंकि बड़े कम केस ऐसे होते हैं जिसमें न्यायालय जांच टीम को, पुलिस टीम को की तारीफ़ करे उनके काम के लिए, या उन केसों में है जिसमें बाकायदा अदालत ने जांच करने वाली पुलिस टीम की तारीफ़ की। खास तौर पे जो इंस्पेक्टर थे आरपी गुप्ता, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की थी, जज ने बाकायदा उनका नाम लेकर उनकी तारीफ़ की थी कि आपने बहुत बहुत अच्छी जांच की, बहुत कम समय में इस केस को आपने खोल दिया। इसके बाद लोअर कोर्ट का फैसला आ जाता है। उस फैसले के तहत शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। इस फैसले के खिलाफ शबनम और सलीम हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। इस दौरान जेल में ही शबनम एक बेटे को जन्म देती है। जेल कानून के हिसाब से जब बच्चा पैदा होता है तो 7 वर्ष तक जेल में ही रहता है। 7 साल के बाद बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है। इसी बीच हाई कोर्ट का फैसला आता है। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फांसी की सज़ा सुनाती है। इसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को रेयर ऑफ रेयर केस मानते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फांसी की सज़ा सुनाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाकायदा मई 2015 में इनकी अर्जी को खारिज करने के बाद डेथ वारंट जारी करती है। डेथ वारंट पहुंचता है एक मुरादाबाद जेल में जहां शबनम बंद थी, एक आगरा जेल में जहां सलीम था। डेथ वारंट जारी होने के बाद अब फांसी हो जानी थी, लेकिन डेथ वारंट में एक कमी रह गई थी। उसमें ना तो फांसी की तिथि लिखी थी, ना फांसी का समय, और फांसी कहाँ होगी यह भी मेंशन नहीं था। इसी दौरान दोनों ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति, उसमें प्रणब मुखर्जी थे, उनके पास रहम की भीख के लिए अर्जी दाखिल की। चूँकि भारत के राष्ट्रपति को पावर है किसी भी सज़ा को कम करने का, तो सलीम और शबनम ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास एक अर्जी दाखिल की। वहाँ से भी अर्जी खारिज हो गई। अब ये निश्चित था कि फांसी कभी भी हो सकती है। चूँकि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति तक सारे प्रयास असफल हो चुके थे सलीम और शबनम के। लेकिन फिर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, पुनर्याचिका। उस पुनर्याचिका में ग्राउंड ये बनाया गया कि मेरा एक बच्चा है जिसकी उम्र 10-11 साल है, वो हाँ, मेरे बिना अनाथ हो जाएगा। तो ह्यूमन ग्राउंड पर मेरी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए। वो रिव्यू पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ये शबनम और सलीम के लिए एक अंतिम अवसर था, आखिरी उम्मीद। अभी तक के लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल की जो फैसला आया, उससे लगता था कि शायद रिव्यू पिटीशन में भी रहम ना हो, शायद सज़ा कम ना हो। और अगर ऐसा होता है तो शबनम हिंदुस्तान की पहली महिला होगी जिसको फांसी दी जाएगी। स्वतंत्र भारत में आज तक, स्वतंत्रता के बाद आज तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई। शबनम पहली महिला हो गई जो फांसी के फंदे तक जाएगी। जैसा कि हमने पहले बताया था, इस घटना को आज 14 वर्ष हो गए। शबनम का नाम सुनते ही तो गांव के लोग खौफ से डर जाते हैं। यही वजह है कि उस पूरे गांव में आज भी इस शबनम के अलावा किसी ने भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। आगे जो भी फैसला आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।